हेलो एवरीवन, गुरुमंत्र एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और यहां मैं आपके लिए जो अभी यूपी लेक्चरर रिक्रूटमेंट आई है जीआईसी की 2021 की, तो उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपकी टोटल लगभग 10 वैकेंसी आई हुई है महिला वर्ग में। तो उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे और इसमें आपको मैं जो 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें, कि जैसे कि इसका सिलेबस क्या होना चाहिए, हम क्या क्या हमको पढ़ना है इसके एग्ज़ाम के लिए, और दूसरा इसमें कि कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, महत्वपूर्ण बुक्स हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और तीसरा है कि किस तरीके से हम तैयारी करें एग्ज़ाम का जो अभी आया है, जिससे कि हमारा सिलेक्शन निश्चित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन जो मेन चीज़ें 3 चीज़ें हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका डेट क्या है और इसमें कितनी वैकेंसी है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ सीट हैं, और उसके बाद में इसके सिलेबस के बारे में। तो चलिए, तो ये आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी की तरफ से वैकेंसी आई हुई है और इसमें जो डेट है ये आप देख सकते हो कि इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 22 दिसंबर से है, स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट है इसका एग्जामिनेशन का फ़ी ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो है आपका 18 जनवरी, और लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन यानी कि पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट करने की लास्ट डेट है वो है आपकी 22 जनवरी। ठीक है, तो ये डेट को याद रख लीजिएगा, इससे पहले आपको फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, चलिए फिर अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें सीटें कितनी हैं। तो ये आप देख सकते हो जो इसमें गृह विज्ञान की सीट है, यहाँ पर हम मेन होम साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो गृह विज्ञान की सीट है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10 सीटें हैं टोटल। टोटल जो गृह विज्ञान की सीटें हैं वो 10 हैं। ठीक है, जिसमें से 5 जो है वो अनारक्षित के लिए यानी कि अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं उनके लिए है। इसमें जो यूपी के जनरल में आ रहे हैं आरक्षित अनारक्षित वर्ग वाले हैं वो भी आ जाएंगे, और अगर कोई यूपी से बाहर भी भर रहा है तो वो भी यहाँ पर अनारक्षित वर्ग में ही आता है। ठीक है, वो भी इसमें डाल सकते हैं। और इसमें ये 3 सीटें आपकी हैं अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 सीटें हैं, और जो अनुसूचित वर्ग में हैं 3 सीटें अनारक्षित वर्ग में हैं। ठीक है, और अनुसूचित में 2 सीटें हैं। ठीक है, तो टोटल मिला करके आपकी 10 सीटें हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस की। और इसमें पहले क्या था कि जो अभी तक एग्ज़ाम हो रहे थे, अभी ये नया पैटर्न है। ठीक है, हाँ, ये है गृह विज्ञान का सिलेबस। तो इससे पहले मैं बता दूं कि इसके पहले जो एग्ज़ाम हो रहे थे अभी तक, ये जीआईसी का एग्ज़ाम जो हो रहा था, तो उसमें क्या था कि उसमें आपके 2 मतलब एक पेपर होता था, सिर्फ एक ही पेपर होता था, और उसमें इंटरव्यू था। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम जो होता था वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता था, अगर उसमें क्वालिफाई हो गया है देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता था। लेकिन अब क्या है, इस बार से पैटर्न बिल्कुल ही टोटली चेंज हो गया है। ठीक है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। अब क्या किया है, इन्होंने 2 एग्ज़ाम कर दिए हैं, एक तो आपका प्री एग्ज़ाम होगा और दूसरा मेंस होगा। इन्होंने इंटरव्यू बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो अब क्या है कि आपका प्री जो है वो तो जैसे पहले एग्ज़ाम होता था वो वैसे ही होगा, 120 नंबर का होगा, जिसमें कि आपका जीएस भी होगा और आपका होम साइंस का होगा। ठीक है, जिसमें 40 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे और 80 क्वेश्चन आपके होम साइंस के रहेंगे, यानी कि गृह विज्ञान आपके अपने सब्जेक्ट से रहेंगे
और इसमें ये जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस रहेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय टाइप में रहेंगे। और जो दूसरा पेपर है मेंस है, जब आप पहला पेपर क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, लगभग 40% अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, देन आपको दूसरा जो मेंस एग्जाम है वो क्वालिफाई करना होगा। उसमें जो है सब्जेक्टिव टाइप्स हैं, यानी कि विस्तृत व्याख्या, मतलब आपको रिटन एग्जाम देना है, ठीक है, जिसमें कि आपका हिंदी भी है और अपना सब्जेक्ट है, हिंदी है और एस्से है और अपना सब्जेक्ट होगा। हिंदी से क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद में एस्से भी लिखना होगा आपको, ठीक है, और जो है आपका अपना सब्जेक्ट यानी कि गृह विज्ञान से भी रिटन क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घवृत्तीय और जो अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसको कि आपको रिटन एग्जाम देना है, ठीक है, अगर आप पहला पेपर क्वालिफाई कर जाते हो तो, ठीक है। अब ये है आपका सिलेबस, तो ये आप देख सकते हो कि गृह विज्ञान के सिलेबस में जो पहला है उसमें है शरीर विज्ञान, यानी कि शरीर विज्ञान में कोशिका क्या होती हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, और जितने भी सिस्टम है, चाहे वो पाचन तंत्र हो, चाहे वो श्वसन तंत्र हो, चाहे वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो, या फिर उत्सर्जन तंत्र हो, या फिर प्रजनन तंत्र हो, यानी कि जितने भी तंत्र हैं, सिस्टम हैं हमारे शरीर के, वो सारे के सारे आपको इसमें पढ़ने होंगे। जैसा कि टीजीटी और पीजीटी में भी आपको सिस्टम पढ़ने हैं, उसी तरीके से आपको इसमें भी सारे सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद में ये स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में, यानी कि हेल्थ, और जो इसमें आपका व्यक्तिगत आ जाएगा, घर एवं मतलब पास पड़ोस की स्वच्छता के बारे में आ जाएगा, और फिर सामुदायिक विकास के इसमें भी यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट में किस तरीके से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की भूमिका है वो भी आ जाएगी। फिर पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रदूषण आ जाएंगे, जैसे कि आपका जल प्रदूषण हो गया, उसके बाद में वायु प्रदूषण हो गया, और आपका मृदा प्रदूषण हो गया। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जितने भी प्रदूषण हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके पूरे इन्वायरमेंट के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं, ठीक है, संक्रामक और असंक्रामक जो रोग हैं, वो जैसे कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग हो रहा है, या फिर वायरल कौन सी डिजीज़ है, या फिर परजीवी के कारण कौन सा रोग हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इसके अलावा और भी डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, और आपका ये हो गया मतलब गुर्दा रोग हो गया, वृक्क रोग है, हार्ट से, किडनी से, और आपके ये सारे डाइजेस्टिव मतलब जितने भी हैं ये सारी, और अदर डिजीज़ भी आ जाएंगी जो कि आपके संक्रामक रोग की वजह से नहीं हो रही हैं, चयापचयी अंतर के कारण हो रहा है, या फिर उनमें जो समस्याएं आ रही हैं उसकी वजह से जो रोग हो रहे हैं, वो सारी ये रोग भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपकी जो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उसके बारे में आपको टीजीटी और पीजीटी में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये है। फिर उसके बाद में जो दूसरा है वो है मानवीय विकास एवं पारिवारिक संबंध, ठीक है, ये आप देख सकते हो, मानवीय विकास और पारिवारिक संबंध के बारे में है, यानी कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप, इनके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट आ जाएगा, उसके सिद्धांत क्या हैं, और फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, 8-10 प्रिंसिपल हैं, वो सारे पढ़ने हैं। फिर ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, इसके अलग अलग डेफिनेशंस दिए गए हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, तो उन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर संपूर्ण जीवन के विकासात्मक कार्य के बारे में, यानी कि आपका इन्फेंसी से लेकर के जो आपका ये एडल्टहुड है वहाँ तक, इन्फेंसी हो गया, अर्ली चाइल्डहुड हो गया, लेट चाइल्डहुड हो गया, फिर उसके बाद में आपका आ जाता है एडल्टहुड। तो ये सारे जितने भी फेजेस हैं हमारे विकास के, इन सब के हर एक में कौन कौन किस टाइप के विकास हो रहे हैं और उनका कार्य क्या है, डेवलपमेंटल जो है फंक्शन कौन कौन से उसमें हो रहे हैं, उसके बारे में हर स्टेज के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना होगा, ठीक। फिर नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें, और नर्सरी स्कूल उनके प्रकार के बारे में आ गया, और विभिन्न प्रकार के खेल के आयाम विभिन्न आयु वर्ग में, जैसे कि अलग अलग आयु वर्ग में अगर शैशवावस्था में है तो वो किस तरीके का खेल करेगा, यानी कि उसमें सॉलिटरी प्ले होता है, बच्चे अकेले खेलते हैं, ठीक है, अपने अकेले ही खिलौनों के साथ खेलते रहते हैं। उसके बाद जैसे चाइल्डहुड में आते हैं
तो बच्चे क्या होते हैं, पैरेलल प्ले आ जाता है, उसके बाद पैरेलल के बाद में कोऑपरेटिव प्ले आ जाता है, फिर ग्रुप में खेलना पसंद करने लगते हैं। तो ऐसे जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो उनका खेल का आयाम है वो भी बढ़ता जाता है, उसमें भी ग्रोथ होती जाती है, वो डेवलप होता है। पहले अकेले खेलना पसंद करते हैं, धीरे धीरे वो समूह में खेलना पसंद करने लगते हैं। तो वो सारे प्ले के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। फिर आ जाता है परिवार एवं पारिवारिक संबंध। अब इसमें है परिवार, टाइप्स ऑफ फैमिली आ जाएगा, अलग अलग तरीके की फैमिली होती है, उसके बारे में न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली है, परिवार की भूमिका क्या होती है, फिर पारिवारिक सदस्यों के कर्तव्य एवं आवश्यकताओं की पूर्ति, ये तो उसके अंदर में ही है। फिर विवाह आ जाता है, यानी कि मैरिज के बारे में, टाइप्स ऑफ मैरिज हो जाती है, बहुत टाइप्स की मैरिज होती है। किसी में होता है कि जैसे कि समूह के बाहर शादी जो हो रही है उसे क्या कहते हैं, समूह के अंदर में जो शादियां हो रही हैं उनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जो है वो मैरिज होती है, शादी होती हैं, और उनको अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है इसमें। फिर आ जाता है घरेलू एवं सामाजिक समस्याएं, जिसमें कि आपका आ गया जैसे कि घरेलू हिंसा हो गई, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, फिर इसमें ये नशा के बारे में, दहेज प्रथा, उसके बाद में सामाजिक विषमता। अब इसमें जो घरेलू हिंसा है, दहेज प्रथा है, सामाजिक विषमता है, इसमें क्या एक्ट आ जाएंगे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, यानी घरेलू हिंसा से रिलेटेड जो भी एक्ट हैं वो उनका ईयर और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें, और दहेज प्रथा का जो एक्ट है वो किस ईयर में आया, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें, किस पर फोकस किया गया है, और ये सामाजिक विषमता और नशा, इन सब से रिलेटेड जो भी एक्ट हैं वो पूछे जाते हैं, एक्ट के बारे में और उनका ईयर, या फिर इनका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इन सब टाइप के इसमें जो क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका आहार एवं पोषण। तो आहार एवं अगर पोषण की बात करें, यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, तो ये है आपका टॉपिक जो कि आपका मेन है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आहार एवं पोषण से, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो आहार एवं पोषण है उसी में आपका हेल्थ भी आ जाता है, ठीक है, और जो शरीर क्रिया विज्ञान है वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होता है। तो ये चीज़ें आपकी इसी से आ जाती हैं, इसी के अलग अलग पार्ट हैं, न्यूट्रिशन का ही अलग अलग पार्ट है। तो आहार एवं पोषण में क्या है, आहार एवं पोषण तक पोषक तत्व, आहार समूह एवं संतुलित आहार, ये देखिएगा आप थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, ठीक है, नहीं तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये है आहार, यानी कि डाइट, उसकी डेफिनेशन, फूड की डेफिनेशन क्या है, फूड होता क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और पोषक तत्व यानी कि उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, और जो मतलब पोषक तत्व नहीं है, गैर पोषक तत्व है, यानी जैसे कि आपके फाइबर्स आ गए, तो इन सब के बारे में हमको इसमें पढ़ना होगा। उसमें भी जैसे कि अब टाइप्स ऑफ प्रोटीन है और टाइप्स ऑफ विटामिन्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हो गए, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हो गए, और खनिज में भी, ये खनिज तत्व यानी कि जो मिनरल्स हैं उसमें आपका आ जाएगा मैक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स, ठीक है, वो सारे आ जाते हैं। और फैट का भी, कार्बोहाइड्रेट का भी, उसमें भी टाइप्स आ जाते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, और फैट में भी आपके आ जाते हैं अलग अलग, ठीक है। फैट है उसमें फैटी एसिड्स के बारे में आ जाए, फैटी एसिड्स में भी आपके मोनोसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, यानी कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, यानी कि मूफा और पूफा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी, पोषक तत्व में, यानी कि न्यूट्रिएंट्स में आ जाएंगे। फिर आपका आता है आहार समूह, यानी कि फूड ग्रुप्स, जो आईसीएमआर के द्वारा दिया गया है। आईसीएमआर में जो अभी रिसेंटली ये फूड ग्रुप्स दिया है, यानी कि 2017 में ये फूड ग्रुप आया है, जिसमें कि पहले बेसिक 5 फूड ग्रुप्स थे, अभी क्या है कि अब बेसिक 4 हो गए हैं, ठीक है। तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे, दोनों ही हम डिस्कस करेंगे, पहले क्या था और अब क्या है, दोनों में क्या चेंज आया है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। फिर संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस डाइट आ जाती है, बैलेंस डाइट होती क्या है और किस तरीके से आप कोई बैलेंस डाइट प्लान करते हो, उसमें कितने कितने परसेंटेज में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए,
फैट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर है आहार की कार्य। अब आहार का कार्य का मतलब है कि जैसे आहार से क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है, तो उसके क्या क्या काम हैं, यानी कि हमें एनर्जी, ऊर्जा प्रदान कर रहा है, हमें हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहा है, हमारे शरीर की सुरक्षा कर रहा है, ठीक है, हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, और हमारे शरीर की जो नियामक है, रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं, उनको जो है रेगुलर बनाने में, नियमित करने में मदद कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कौन कौन से काम है आहार की, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है पोषक तत्वों की कमी से रोग, लक्षण एवं उपचार। तो अब पोषक तत्वों की कमी का मतलब है, यानी कि आपके जैसे कि इसमें आपके आ जाएंगे अलग अलग प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। जैसे कि इसमें जो मुख्य है प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन है, यानी कि इसमें प्रोटीन और ऊर्जा दोनों आ जाता है। इसमें क्वाशरकर और मरासमस आता है, ठीक है। और इसी तरीके से और भी आ जाते हैं। अगर हम आयरन की डेफिशिएंसी से पूछें, अनीमिया हो रहा है, आयोडीन की कमी से पूछें तो क्या हो रहा है, ग्वाइटर का रोग हो रहा है, फ्लोरीन की कमी से हो रहा है, फ्लोरोसिस हो रहा है। तो इस तरीके से मतलब कि खनिज तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग हो रहे हैं, वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, और उनका सिम्टम्स क्या है और उनको किस तरीके से उनका उपचार किया जा सकता है। ओके। फिर आहार का चयन, कैसे हम आहार का चयन करेंगे, इसके भी कुछ सिद्धांत होते हैं। जब भी आप आहार चयन करते हो आहार का, तो उसका कुछ सिद्धांत होता है कि कुछ कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान में रख करके आहार का चयन करना होता है। तो उन प्रिंसिपल, उन सिद्धांत को हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स उसमें आएंगे। फिर आ गया स्टोरेज, यानी कि भंडारण, यानी कि प्रिजर्वेशन यानी कि फूड को हमें स्टोर करना है, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम उसके भी कई सारे टाइप्स हैं, ठीक है। जो भोजन का संरक्षण आ जाता है, यानी कि भोजन को कैसे हम प्रिजर्व करके रखेंगे, उसमें भी दो टाइप्स के मेथड हैं। एक तो स्टैटिक मेथड होता है, बैक्टीरियोसाइडल मेथड होता है, और उसके अंदर भी बहुत सारे मेथड्स हैं आते हैं कि किस तरीके से फूड को प्रिजर्व रखा जाता है लंबे समय तक। अगर उसको सुरक्षित रखना है तो किस तरीके से उसका भंडारण किया जाएगा। ओके, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आपका आ जाता है भोजन एवं मिलावट, उससे संबंधित समस्याएं, यानी कि यहाँ पर फूड एडल्ट्रेशन आ जाता है कि जो भोजन में मिलावट की जाती है, अब वो भौतिक तरीके से किया जा रहा है या फिर जो है, मतलब इसमें या तो इंसिडेंटल होता है और एक होता है एक्सीडेंटल, ठीक है। यानी कि आप जानबूझ करके उसमें मिलावट कर रहे हो, या फिर जो है कि आपके बिना जाने, मतलब कि आपकी अनजान में वो मिलावट हो रही है। तो ये भी इसके टाइप्स हैं, दो तरीके का होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसमें कौन कौन सी मिलावट आ जाती है, ठीक है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट दे देगा, इसमें पूछा जाता है कि इसमें किस चीज़ की मिलावट है, ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको टिक करना होता है। तो हम एडल्ट्रेशन के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और उससे क्या समस्याएं हो सकती हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल या फिर केमिकल, कौन कौन सी समस्याएं हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब फिर आ जाता है भोजन पकाने की विधियाँ, यानी कि भोजन को पकाना है तो जो फूड कुकिंग मेथड्स हैं उसमें भी आपका कई सारे मेथड्स हैं, जिसमें एक में होता है कि आपका फैट का यूज़ करके जो फूड को कुक किया जा रहा है, यानी कि तेल का या फिर वसा का प्रयोग करके कर रहे हैं, पानी का उपयोग करके कर रहे हैं, या फिर ड्राई मेथड है, यानी कि बिना पानी या बिना जो है तेल के जो भोजन पकाया जाता है। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि भोजन को पकाने में यूज किए जाते हैं, ठीक है, उनका उपयोग किया जाता है। तो उन सारी विधियों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। फिर आता है विभिन्न आयु वर्ग एवं रोगी के भोजन व्यवस्था। अब विभिन्न आयु वर्ग एवं रोगी के अनुसार, यानी कि आयु वर्ग का मतलब है कि आप शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी में किस टाइप के बच्चों को आहार देना चाहिए, वैसे तो ठीक है। फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा उसमें चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था में किस टाइप का आहार होना चाहिए, फिर एडोलसेंस में किस टाइप का होना चाहिए, एडल्टहुड में किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी आ जाएंगी। और रोगी के अनुसार, यानी कि अलग अलग रोगों में किस टाइप का आहार देना है। अगर किसी को फीवर है तो किस टाइप का आहार देना है, किसी को डायबिटीज़ है तो किस टाइप का आहार देना होगा, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तब क्या देना है, या फिर लिवर की प्रॉब्लम है या फिर किडनी की प्रॉब्लम है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का आहार हमें देना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी, किसमें हाई कैलोरी देनी, किसमें लो कैलोरी देनी है, किसमें हाई प्रोटीन देना है, किसमें लो प्रोटीन देना है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में।
फिर अब आ जाता है आपका नेक्स्ट गृह प्रबंधन, यानी कि होम मैनेजमेंट। हम बात करें तो इसको होम मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। तो इसमें है कि प्रबंधन संसाधन एवं उनका वर्गीकरण, यानी कि संसाधन का मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मानव रिसोर्सेज हो यानी मानव संसाधन हो, या फिर गैर मानव संसाधन हो यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज हो, या फिर नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें कौन कौन से संसाधन आते हैं, उनके नाम, ठीक है, और उसके बारे में हम डिटेल में, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें जो है संबंध भी पूछा जाता है, उसकी विशेषताएं भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, संसाधन और उनका वर्गीकरण, फिर उनकी व्यवस्था कैसे करेंगे, कार्यविधि और उनका निर्णय कैसे करेंगे, फिर कार्य एवं कार्य का सरलीकरण, यानी कि ये है वर्क सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वर्क सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि किस तरीके से हम अपने कार्य को करें जिससे कि हमारे समय की बचत हो, ऊर्जा की बचत हो, ठीक है, समय भी हमारा कम लगे, हमारी ऊर्जा भी कम लगे, ठीक है, और हमारा काम भी जल्दी हो जाए। तो ये चीज़ें वर्क सिंप्लीफिकेशन में आ जाती हैं। इसमें भी 4-5 स्टेप्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किस चीज़ में अंतर करके हम अपनी प्रोपोर्शन में, बॉडी प्रोपोर्शन में कैसे चेंज करके कर सकते हैं, या फिर जो मटेरियल है उसमें कैसे हम चेंज कर सकते हैं, या फिर जो मेथड्स हम यूज करें उसमें किस तरीके से हम चेंज करके यूज कर सकते हैं। तो इसमें 5 मेथड्स हैं, ठीक है, 5 जो है वो है इसके स्टेप हैं जो कि हम वर्क सिंप्लीफिकेशन में डिस्कस करेंगे। फिर आता है आय व्यय बचत एवं बचत का निवेश, यानी कि इनकम हो गया, सेविंग हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उपभोक्ता है तो शिक्षा, उसका दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, कानूनी सलाह और विधि, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे उपभोक्ता के बारे में, यानी कि जो कंज्यूमर है उसकी कौन कौन से राइट्स हैं, उसके क्या क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसका कर्तव्य क्या है, उसका दायित्व क्या है, और कौन कौन सी विधि है, और इसके बाद में कंज्यूमर एक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ओके। फिर आ जाता है यहाँ पर वस्त्र और परिधान। तो वस्त्र और परिधान में तंतुओं का वर्गीकरण और गुण। अब यानी कि तंतुओं का वर्गीकरण का मतलब है कि तंतु में आपके आ जाएंगे, जैसे कॉटन फाइबर्स हैं, कॉटन आ गया, लिनन आ गया, जूट है, सिल्क है, ठीक है, नायलॉन है, यानी कि बहुत सारे प्राकृतिक जो है फाइबर्स हैं, प्राकृतिक तंतु हैं, प्राकृतिक रेशे हैं, और बहुत सारे जो है वो आपके कृत्रिम रेशे हैं। तो कौन से प्राकृतिक में आते हैं, कौन से कृत्रिम में आ जाते हैं, यानी कि कौन से नेचुरल हैं और कौन से जो है बनाए जाते हैं, मैन मेड हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है हमें, उनके वर्गीकरण, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज, यानी कि उनके जो गुण हैं क्या क्या हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसमें भी आपके भौतिक गुण आ जाएंगे और रासायनिक गुण आ जाएंगे। फिर वस्त्र तंतुओं का निर्माण, कैसे निर्माण किया जाता है, इसमें पूछा जाता है कि स्टेप के बारे में, यानी कि अगर आप कॉटन फाइबर तैयार कर रहे हो, जो मिल में तैयार किया जाता है कॉटन फाइबर, तो उसमें कैसे प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग की स्टेप पूछे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो वो चीज़ें हमें इसमें डिस्कस करनी है, ओके, कैसे निर्माण किया जाता है। फिर धागे और उनका वर्गीकरण, ठीक है, यार्न्स के बारे में। फिर वस्त्र विभाग, जो क्लॉथिंग टेक्सटाइल जो डिपार्टमेंट होगा वो कब कहाँ, उसका ईयर कौन सा है, कहाँ पर इस्टेब्लिश है, ये चीज़ें। फिर वस्त्रों की फिनिशिंग के बारे में, फिनिशिंग में आ जाता है कि रंगाई, यानी कि जब वस्त्र तैयार हो जाता है फाइनली, देन उसके बाद में उसको सजावट देने के लिए कैसे जो है हम करेंगे। सर एक बार बता दीजिए कि भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो वस्त्र की फिनिशिंग में आ जाएगा आपका रंगाई, छपाई और विशेष फिनिशिंग, यानी कि इसमें आपकी जो है डाइंग जो आ जाती है, टाई एंड डाई, छपाई यानी कि प्रिंटिंग, टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग आ जाएगा, और फिनिशिंग में भी टाइप्स ऑफ फिनिशिंग आ जाएगी, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर पारंपरिक वस्त्र एवं विभिन्न भारतीय कढ़ाइयाँ, यानी कि स्टिचेज जो कढ़ाइयाँ हैं उसके, जो कि हमारी इंडिया में अलग अलग टाइप के, यानी कि जैसे कि कांथा बंगाल में यूज किया जा रहा है, ठीक है, कच्छ गुजरात में यूज किया जा रहा है, फुलकारी पंजाब में यूज की जा रही है। तो इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग कढ़ाई जो है फेमस है, प्रसिद्ध है, उसके बारे में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कहाँ पर कौन सी कढ़ाई फेमस है,
ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता चलना जरूरी है। और उसमें कौन सी स्टिच का यूज किया जाता है ये भी पूछा जाता है, तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब भी हम इसकी क्लास लेंगे। फिर आता है परिधान की मूल डिजाइन, काटना और सिलना, यानी कि अब उसके डिजाइन के बारे में आपका जैसे स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है, डेकोरेटिव डिजाइन होती है, ठीक है, यानी कि उसकी बाहरी रूपरेखा होगी वो कैसी होनी चाहिए, और जब डेकोरेटिव डिजाइन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें आपका आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, ठीक है, यानी कि डिजाइन के कौन कौन से तत्व हैं, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन और एलिमेंट्स। ठीक है, प्रिंसिपल और एलिमेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिजाइन का। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन और एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन ये हम आपसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन तो कंफर्म होता है, श्योर होता है कि आना ही आना है, ठीक है। और फिर आता है वस्त्रों की देखभाल एवं दाग धब्बे छुड़ाना, यानी कि इसमें आ जाता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि कपड़े पर दाग धब्बे लग गए तो हम उसमें किस चीज का यूज करेंगे, यानी कि स्टेन रिमूवल, कौन कौन से स्टेन होते हैं उसको रिमूव करने के लिए कौन कौन से एसिड का यूज किया जाता है, या फिर और बहुत सारी चीजें हैं, तो स्टेन रिमूवल हमें इसमें पढ़ना है। चलिए, अब इसके बाद में आता है आपका दूरस्थ शिक्षा, यानी ये आपका लास्ट है, जो कि आप कह सकते हो इसको एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। इसमें आपका है समुदाय के विकास की योजनाएं हैं, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में हमको पढ़ना है। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट होता क्या है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, इसके ईयर के बारे में, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, ठीक है, इसका ईयर ये क्या होता है, फिर इसके बारे में इसमें कौन कौन सी पद्धति आ जाती है, इसके भी स्टेप आते हैं कि इसमें क्या होता है कम्युनिटी। जब भी आप किसी कम्युनिटी में कोई भी विकास से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप डिस्कस करने जा रहे हो, किस कम्युनिकेट कर रहे हो, अगर समाज में किसी कम्युनिटी में कर रहे हो, देन आप क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट्स में, इसमें भी एलिमेंट्स के बारे में पूछा है, कौन कौन से तत्व आते हैं, यानी कि जो रिसोर्स है वो, यानी कि जो सोर्स है, यानी कि जो कर रहा है, जो है डिस्कस कर रहा है, जो बता रहा है, ठीक है, जो कम्युनिकेट कर रहा है उसको सोर्स बोलते हैं, जो रिसीव कर रहा है उसको रिसीवर बोलते हैं, और बीच में चैनल कौन से, किस माध्यम से जो है सोर्स के द्वारा रिसीवर तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, उसके बीच में एक चैनल होता है। तो वो मतलब इसमें कई सारे लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है, सब ने अलग अलग स्टेप के बारे में बताया है, तो उसके बारे में हमको इसमें जो है डिस्कस करना है। बर्लो ने बताया है, और ऐसे इसी तरीके से बर्लो हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं लोग जिन्होंने अलग अलग स्टेप्स के बारे में बताया है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर होता है संप्रेषण के, और इसमें भी इसके फंक्शन, कम्युनिटी डेवलपमेंट में उसमें फंक्शन आ जाते हैं, उसके कार्य, मतलब उसके कार्य आ जाते हैं, उसकी पद्धति आ जाती है, और उसके एलिमेंट्स आ जाते हैं। फिर संप्रेषण के साधन, कार्य, महत्व एवं ये, ठीक है, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन में जो अभी मैंने बताया, कम्युनिकेशन में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया। फिर औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है। ये भी जब भी आप एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ोगे तो ये तो बेसिक होता है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल देकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि ये फॉर्मल एजुकेशन का प्रकार है, ठीक है, या फिर ये इनफॉर्मल एजुकेशन है, या फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, यानी कि औपचारिक शिक्षा है या फिर अनौपचारिक है, ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है प्रसार शिक्षा, अभी एक्सटेंशन एजुकेशन, इसका अर्थ और इसका क्षेत्र कौन कौन से हैं। फिर गृह विज्ञान शिक्षा में नेतृत्व, अच्छे नेता के गुण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ये हो गया पूरा सिलेबस डिटेल में कि कौन क्या 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 सिलेबस है, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हमने ये भी चीज़ें बता दी कि किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे श्योर होता है कि क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो ये हो गया। और कुछ बुक्स के बारे में हम बता देते हैं, जैसे कि आपका अगर बुक्स आप लेना चाह रहे हो, देन आप, एक तो है फूड एंड न्यूट्रिशन की, अगर सिर्फ हम बुक्स की बात करें, आहार एवं पोषण की, आहार एवं पोषण की अगर हम बात करें,
तो इसमें आपका आ जाता है, एक तो है बी श्री लक्ष्मी की बुक आती है, ठीक है, एक तो बी श्री लक्ष्मी जी की बुक आती है। बहुत सारी न्यूट्रिशन की बुक है, न्यूट्रिशन साइंस की आती है अलग, फूड साइंस की अलग आती है, डायटेटिक्स की अलग आती है, और इसके अलावा मोदाम्बी हैं, स्वामीनाथन है, मोदाम्बी हैं, ठीक है, और स्वामीनाथन है। ये न्यूट्रिशन की बुक है आपकी, ठीक है, इनकी आप बुक्स ले सकते हो। ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, इसमें से आप कोई भी ले सकते हो, तीनों में से कोई भी ले सकते हो। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपकी वृंदा सिंह की बुक आती है, वृंदा सिंह की, रीना खनूजा की, और मंजू पाटनी की, ठीक है। तो ये अच्छी बुक्स हैं। और एक आती है एक शायरी की भी, जीपी शायरी की भी बुक आती है, ये भी अच्छी होती है। तो ये सारी बुक्स आप ले सकते हो, ये आपका आहार एवं पोषण से है, ठीक है, ये इनकी बुक्स हैं। फिर उसके बाद में बता देते हैं आपको, और गृह प्रबंध से अगर आपको बुक लेनी है, गृह प्रबंध यानी कि होम मैनेजमेंट से अगर आपको बुक लेनी है तो इसमें आप ले सकते हो। एक तो वर्गीज की बुक आती है इंग्लिश में, इंग्लिश में आपको मिलेगी वर्गीज की बुक, बहुत अच्छी बुक है ये गृह प्रबंध की, ये आप ले सकते हो इंग्लिश में अगर चाहिए। और अगर हिंदी में चाहिए देन आप वृंदा सिंह की ले सकते हो, मंजू पाटनी की ले सकते हो, ठीक है, इनकी ले सकते हो। और एक रीना खनूजा की भी इसमें आती है, ठीक है, ये हिंदी की बुक्स हैं, ये आप ले सकते हो। फिर नेक्स्ट बताते हैं आपको, अगर प्रसार शिक्षा की बात करें एक्सटेंशन एजुकेशन में, तो देन आप ले सकते हो इसमें, आप इसमें जीएल रे की बुक ले सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है ये इंग्लिश की, जीएल रे और ओपी धामा, ये बेस्ट बुक है। ओपी धामा और जीएल रे की ये बेस्ट बुक है, अगर आप लेना चाहो तो इसको ले सकते हो, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। और हिंदी में अगर आप लेना चाहते हो देन आप मंजू पाटनी जी को ले सकते हो, मंजू पाटनी और हरपलानी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में बुक आती है, दोनों राइटर हैं एक के, हरपलानी और मंजू पाटनी दोनों के कंबाइंड राइटर हैं ये ले सकते हो। और वृंदा सिंह, इनका इसमें भी है, ये हो गई। फिर हम चलिए अब आते हैं फिर बाल विकास पर, कि बाल विकास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बुक्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स है वो है हरलॉग की, ठीक है, अगर ये आपके पास है या फिर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है ये हरलॉग की। फिर उसके बाद में आ जाती है वृंदा सिंह की बुक है हिंदी में, वृंदा सिंह है, मंजू पाटनी जी हैं, और जीपी शायरी की बुक है, ये भी अच्छी बुक्स हैं। तो आप जो भी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो इससे ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। और एक रेणु आर्य की भी बुक है, ठीक है, तो ये सारी बुक्स हैं। अब इसमें जो आपकी ये है वृंदा सिंह और ये मंजू पाटनी, ये दो बुक्स ऐसी हैं जो कि इसमें इनके नाम से सारे सब्जेक्ट हैं, इन्होंने सारे सब्जेक्ट की बुक्स दी हुई हैं, पांचों सब्जेक्ट की। तो अगर आप चाहो तो ये वृंदा सिंह और मंजू पाटनी, इन्होंने पांचों सब्जेक्ट में अपनी बुक्स दी हुई हैं और बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप ले सकते हो, इनसे प्रेफर कर सकते हो। और ये हिंदी में है, और इंग्लिश में तो मैं बता ही चुकी हूँ कि इंग्लिश में कौन कौन सी अच्छी बुक्स हैं। तो कोई भी आप, इतनी सारी बुक्स हैं जिसमें से आप प्रेफर कर सकते हो। और अगर आप बुक नहीं लेना चाह रहे हो तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो इस कल से हमारा डेमो स्टार्ट हो रहा है ये लेक्चरर के लिए,
तो आप डेमो देख लो, अगर आप डेमो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, जो चीज़ हम बताएंगे समझाएंगे, अगर आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है देन आप जो है गुरु मंत्रा एकेडमी का ऐप ज्वाइन कर सकते हो। इस ऐप पर आपको जो भी सिलेबस है इसका, वो सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, सारे नोट्स मिलेंगे, सारे लाइव वीडियोस मिलेंगे, उसके अलावा आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, उसके आंसर मिलेंगे, और इसके बाद में स्पीड टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप जो है बुक्स नहीं लेना चाह रहे हो, आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो बुक्स के लिए, क्योंकि देखिए एक अगर आप बुक्स लेते हो, अगर आप चाहते हो कि पांचों सब्जेक्ट की कोई एक बुक ले लें, देन आपको मार्केट में ऐसी बहुत ही कम बुक्स मिलेंगी, और अगर मिलेंगी भी बुक्स देन आपको वो सफिशिएंट नहीं है आपकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ही शॉर्टकट में दिया होता है और उसके कंटेंट अच्छे नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगी अगर आप बुक लेना चाह रहे हो देन आप अलग अलग सब्जेक्ट की बुक लो, वो प्रेफर करो, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और अगर आप बुक्स नहीं लेना चाह रहे हो तब मत लीजिए बुक, कोई बात नहीं है, आप गुरु मंत्रा एकेडमी के ऐप पर आओ, हमारे क्लास को ज्वाइन करो, और आप पहले डेमो देख लो। डेमो हमारे स्टार्ट हो रहा है, 1 हफ्ते डेमो हमारा चलेगा, डेमो आप देख लो, अगर आपको समझ में आ रहा है देन आप जो है गुरु मंत्रा एकेडमी के ऐप को ज्वाइन करो और जो है आप क्लास ले सकते हो। आपको सारी फैसिलिटी इस पर मिलेगी, घर बैठे हर एक चीज़ मिलेगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए, अगर आप कल से हमारा डेमो स्टार्ट होगा, अगर आप चाहते हो करना क्लास देन आप डेमो पर जरूर आइए और हमारी क्लास को देखिए। ओके, थैंक यू सो मच।